हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया बेटा। अपना मॉड्यूल सॉल्यूशन चल रहा था, मॉड्यूल डिस्कशन चल रहा था, जिसमें अपन चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, परमाणु की संरचना की बात कर रहे थे। उसमें स्टेज 1 के बेटा अपन ने क्वेश्चंस 1 से 25 तक देख लिए थे। आगे के क्वेश्चंस को अपन बेटा डिस्कस करेंगे। 1 से 25 तक क्वेश्चन हो गए थे। आज अपन बेटा क्वेश्चन नंबर 26 और उसके आगे की बात करेंगे। समझ में आ रही है बात बेटा? तो एक बार देख लेते हैं, देखें इनको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहा हूं। 26 बोलता है, अकॉर्डिंग टू बोर्स प्रिंसिपल द रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज। बोर अवधारणा के अनुसार मुख्य क्वांटम संख्या n तथा कक्षा की त्रिज्या r के मध्य संबंध होगा। तो बेटा हमको पता है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका मतलब r जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n स्क्वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही आपसे पूछा था। तो इसका बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा क्वेश्चन नंबर 27 अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा क्या बोल रहा है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये नहीं आया होगा। सही बात है ना? तो देख लो, कोई बात नहीं। बेटा आपको बोला है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब बेटा आपको उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर मान के चलना है, या वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब मान के चलना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज स्मॉल r इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10⁻⁻13 इंटू a⁻1/3 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ एटम इज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। If atomic weight is 64, then fraction of volume of atom that occupied by the nucleus will be। इसने पूछा है नाभिक के द्वारा घेरे गए परमाणुीय आयतन के अंश की गणना कीजिए। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं V न्यूक्लियस अपॉन V एटम की ये बात आपसे कर रहा है। देखिएगा बेटा यही बात कर रहा है क्या? V न्यूक्लियस अपॉन V एटम की बात कर रहा है। इसे बेटा मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो बिकॉज स्फीयर है, गोला है, तो वॉल्यूम क्या होगा देखिएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो नाभिक न्यूक्लियस की त्रिज्या, और इधर अपन बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब। यही होगा बेटा। डन। यहां पे बेटा 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। याद रखिएगा न्यूक्लियस की रेडियस, इसके लिए फॉर्मूला दिया है इसने 1.25 इंटू 10⁻⁻13 इंटू a⁻1/3 का क्यूब, और एटम की रेडियस डायरेक्ट दी है इसने 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो याद रखिएगा कैपिटल आर दिया है 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब 10⁻⁻10 मीटर बोलो या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर बोलो। तो यहां से 10⁻⁻8 का आपने क्यूब कर दिया। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ए आपको बताया है क्वेश्चन में 64, मास नंबर आपको बताया है, द्रव्यमान संख्या 64 है। तो बेटा वैल्यूज में रखूं तो 1.25 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 64 की पावर 1/3 का क्यूब अपॉन 10⁻⁻24। तो बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व करें। 64 का घनमूल लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो 4 आएगा। तो बेटा यहां से आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻13 इंटू 4। इसका क्यूब रूट लिया, घनमूल लिया तो 4 आया, अपॉन 10⁻⁻24। ये ऊपर क्यूब चल रहा है। बेटा इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, 4 इंटू 1.25 तो 5 आएगा। 5 इंटू 10⁻⁻13 का क्यूब अपॉन 10⁻⁻24। सॉल्व करेंगे तो 5 का क्यूब आएगा 125, -13 का क्यूब करोगे -39, ये आएगा -24। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे 125 इंटू 10⁻⁻5, या मैं बोलूं 1.25। समझ में आ रही है बात? ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंटू 10⁻⁻13, ये आपका बेटा आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। 1.25 इंटू 10⁻⁻13 रेशियो आएगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इन एटम। नाभिक के द्वारा घेरे गए परमाणुीय आयतन की बात की है। समझ में आती है क्या बात बेटा? डन। तो ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 था, राइट। आगे की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 28 को बात कर रहे हैं अपन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। निम्न में से कौन सा कथन बोर मॉडल के, हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल का पार्ट नहीं है, अंश नहीं है, उसकी बात कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोला है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। तो बेटा ये तो है, ये तो इसने बोला था कि इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, सही बात है। सेकंड ऑप्शन द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नियरेस्ट टू न्यूक्लियस हैज द लोएस्ट एनर्जी। इसने बोला कि नाभिक के पास में जो कक्षा होती है उनकी ऊर्जा कम होती है और फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है, सही बात है बेटा। न्यूक्लियस के पास जो शेल होती है, ऑर्बिट होती है, उनकी एनर्जी कम होती है और जैसे जैसे हम बाहर की साइड जाते हैं, इनफाइनाइट की साइड जाते हैं, तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है और इंफिनिटी पे जाके मैक्सिमम हो जाती है 0। समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन ऑप्शन 3 की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। इसने बोला कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, सही बात है बेटा, क्योंकि हमने वहां पे बोर मॉडल में पढ़ा था mvr इज इक्वल टू nh/2π। तो बेटा तीनों ऑप्शन तो सही है। इसने डज नॉट फॉर्म पूछा है, जो इसका पार्ट नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है, तो फोर्थ ऑप्शन ही आएगा, वही बचा है। देख लेते हैं क्या बोलता है। द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग एक साथ कक्षा में साथ साथ नहीं निकाला जा सकता। गलत बात है बेटा, ये बोर ने नहीं बताया था, ये तो हमारे को हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में पता लगा था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑफ हाइजेनबर्ग, वहां से हमको ये पता लगा था। इज इट ओके? तो इसका फोर्थ ऑप्शन बोर मॉडल का पार्ट नहीं है, बोर मॉडल का स्टेटमेंट नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा जो इसने पूछा था बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूं। 29 बोल रहा है द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज ये, द रेडियस ऑफ लिथियम +2 इन सिमिलर स्टेट क्या होगा। तो बेटा जब भी दो चीजों का साथ कंपेयर कराए, दोनों के लिए ग्राउंड स्टेट, दोनों के लिए आद्यावस्था, मतलब n = 1 में पूछ रहा है, तो n तो सेम हो गया। हमको पता है r होता है आपका n² / z × 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। बोलो सही बात है क्या बेटा? यदि हमारी n सेम है तो मैं r बोल सकता हूं z के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कब? जब आपका n सेम होगा। सही बात है क्या बेटा? तो यहां से मैं बोल सकता हूं R1/R2 या हाइड्रोजन, और ये लिथियम +2 के लिए बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। बोलो करेक्ट बात है क्या? डन बेटा। हाइड्रोजन की रेडियस हमारे को दी है, कितनी दी है देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन की रेडियस 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग दी है। लिथियम की रेडियस आपको निकालनी है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो यहां से लिथियम +2 की रेडियस निकालूं तो 0.53 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन 3 आएगा, और इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा बेटा, ये आएगा आपका 0.1, 2 इधर गया है, 23 हो रहा है, तो 0.17 आर्मस्ट्रॉन्ग के अराउंड आना चाहिए। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आप चेक कर सकते हैं। डन बेटा। तो 29 का आपका फर्स्ट ऑप्शन बेटा करेक्ट होगा जो इसने पूछा है। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की। 30 क्या बात कर रहा है देखते हैं। 30 आपको बोल रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -E, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट इज। इसने बोला है हाइड्रोजन के परमाणु में द्वितीय कक्षा में ऊर्जा -E है, तो प्रथम कक्षा में ऊर्जा क्या होगी। बेटा परमाणु वही है, एटम वही है, Z सेम है, Z1 है, ठीक है। हमको एनर्जी के लिए पता है फॉर्मूला, क्या पता है, -Z² × 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला होता है, आप पढ़ के आए हो। बोलो आए हो क्या बेटा? डन। तो यहां से बेटा मैं बात करूं तो मुझे फर्स्ट ऑर्बिट में निकालना है, सेकंड ऑर्बिट में गिवन है। बेटा यदि हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल कक्षा सेम है तो E Z² के प्रोपोर्शनल है, तो E1 अपॉन ये कब बोल रहे हैं, n सेम है जब। तो यहां से मैं बोल सकता हूं बेटा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, सॉरी बेटा n चेंज हो रहा है, Z सेम है,
हाइड्रोजन एटम की तो बात कर रहे हैं, वो तो फिक्स है, तो अपन बोल सकते हैं n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, ऐसा। तो बेटा यहाँ पे बात करें, फर्स्ट में मुझे निकालना है, सेकंड में माइनस ई दिया है, फर्स्ट का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से फर्स्ट ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन की प्रथम कक्षा में जो ऊर्जा होगी वो -4e होगी। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन 30 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है -4e। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है? आपको बोल रहा है द रेडी ऑफ 2 ऑफ फर्स्ट 4 बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर इन रेशियो 1:4, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन देम क्या होगा? तो बेटा इसने बोला हाइड्रोजन परमाणु की दो कक्षाओं की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है। तो बेटा 1:4 कब आएगा? हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। आर क्या होता है हमारे पास? n² अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। हाइड्रोजन एटम में बात करें, जेड कांस्टेंट हो गया तो आर n² के प्रोपोर्शनल हो गया बेटा। और अब यदि बात करें r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू n1² अपॉन n2², और हमको बोला है r1 अपॉन r2 जो आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है 1/4, तो मैं यहां से n1 अपॉन n2 बोल सकता हूं 1/2। तो मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, n1 की वैल्यू फर्स्ट हो गई, n2 की वैल्यू 2 हो गई। बेटा जब आपको बोर मॉडल पढ़ाया गया होगा वहां पे आपको एक ऐसा डायग्राम बनाया गया होगा, ये न्यूक्लियस नाभिक है, ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ऐसे ऐसे अपन जाएंगे तो अपन इनफाइनाइट पे जाएंगे। फर्स्ट कक्षा फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सेकंड में जो एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। थर्ड में जो एनर्जी होती है -1.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसमें जो होती है -0.85, ये बेटा इतनी होती है। और ये बेटा आपकी ये बेटा एनर्जीज होती है। आपको बोल रहा है जो दो ऑर्बिट का रेशियो, त्रिज्याओं का रेशियो 1/4 आ रहा है उनके लिए एनर्जी डिफरेंस, इनमें बेटा एनर्जी डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। यही हमसे पूछा है, आप इनको माइनस करके देख लो तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोबारा बता रहा हूं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में प्रथम 4 कक्षाओं में 2 कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात 1:4 है। तो बेटा यहां से हमको कक्षा पता लग गई, पहली और दूसरी कक्षा है, तो उनमें ऊर्जा का अंतर क्या होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में क्या बोला है? इसने बोला है कि फर्स्ट 2 ऑर्बिट्स या द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फर्स्ट 4 ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1/4। इसका मतलब हमको पता लग गया ऑर्बिट्स फर्स्ट और सेकंड है, तो उनमें एनर्जी डिफरेंस कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है। आपको पढ़ाते टाइम आपको बताया गया होगा कि हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंट ऑर्बिट्स में, डिफरेंट शेल में एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, वो फिक्स होती है। फर्स्ट में -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको बेटा ध्यान रखना होता है। राइट बेटा? तो बेटा 31 का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब एक बार इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं।
तो बेटा क्वेश्चन 31 के बाद अब अपन आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन 32 क्या बोल रहा है देखिएगा। क्वेश्चन 32 बोलता है बेटा आपको, इफ r1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम देन द रेडियस ऑफ सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्बिट्स इन टर्म्स ऑफ। आपको बोला है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कोश की त्रिज्या r1 है, तब आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ कक्षाओं की त्रिज्या बतानी है कितनी कितनी होगी। तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, r जो हमारा होता है वो क्या होता है देख लीजिएगा। R हमारा होता है n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। समझ में आ गई बात, ये R होता है। बेटा आपको R2, R3, R4 की बात कर रहा है। हाइड्रोजन एटम है तो मैं यहां पे बोल सकता हूं Z इज इक्वल टू 1 होगा, जो सबके लिए सेम होगा। तो R आपका किस पे डिपेंड करेगा, n स्क्वायर पे। तो यदि अपन 2 की बात करेंगे तो n2 का स्क्वायर आएगा, 3 की बात करेंगे n3 का स्क्वायर आएगा, 4 की बात करेंगे n4 का स्क्वायर आएगा। तो यहां से 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 4, 9, 16। फर्स्ट से कंपेयर करें तो फर्स्ट के कंपेरेटिवली मैं बोल सकता हूं 4r1, 9r1, 16r1 होगा। बोलो बेटा सही बात है क्या? ये आपसे बेटा सिंपली पूछा था। डन बेटा। तो आपका बेटा इसका 32 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। 4r1, 9r1 और 16r1 आपका क्वेश्चन 32 का आंसर आएगा। बेटा हाइड्रोजन एटम बोल रखा है तो Z कॉमन है, कांस्टेंट है, तो R केवल n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी होगी। बेटा इसके बाद क्वेश्चन 33 पे बात करते हैं। 33 क्या बोल रहा है देखिएगा। आपको बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, इट्स वेलोसिटी इन सेकंड ऑर्बिट क्या होगा। तो बेटा वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है बोर के अकॉर्डिंग वो याद रखिएगा, Z अपॉन n इंटू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड होता है। सही बात है। तो बेटा यहां से अपन जब हाइड्रोजन एटम की ही बात करेंगे फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए तो Z कॉमन हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो V n के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब आपका Z सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई बात बेटा। तो यहाँ पे बेटा मैं बोल सकता हूँ V1 अपॉन V2 जो आएगा वो N2 अपॉन N1 आएगा। बेटा V1 की बात करूं, फर्स्ट ऑर्बिट में बात करूं तो 2.16 इंटू 10⁶ है। V2 आपको चेक करना है। डन। N2 मतलब 2, N1 ये होगा। तो यहां से आप V2 देखोगे तो आपको मिलेगा 1.08 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रही है क्या बात बेटा। तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। तो बेटा अभी अपन क्वेश्चंस कौन कौन से देख रहे हैं, रेडियस के देख रहे हैं, एनर्जी के देख रहे हैं, वेलोसिटी के देख रहे हैं, जो आपने बोर्ड में पढ़ा था। डन। रेडियस का फॉर्मूला n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। वेलोसिटी का फॉर्मूला Z बाई n इंटू 2.188 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। एनर्जी का फॉर्मूला -Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन सब डेटास की अपन बात कर रहे हैं। डन बेटा। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 क्या कह रहा है चेक कीजिएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बेरिलियम प्लस 3 इज। आपको बेटा द्वितीय कक्षा में हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 बी प्लस 3 के त्रिज्या का क्रम पूछा है। बेटा कक्षा n कांस्टेंट कर दिया, n2 n इज इक्वल टू 2 सेम गिवन है अपन को सबके लिए। बेटा r जो होता है वो n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग होता है। बेटा n सेम है तो r इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया z के। डन बेटा। तो बेटा हमारे को जो एटम्स दिए हैं वो कौन कौन से दिए हैं, हाइड्रोजन दिया है, हीलियम प्लस दिया है, लिथियम प्लस 2 दिया है, Be प्लस 3 दिया है। बेटा इनके लिए Z की बात करूं तो Z बेटा इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4 है। करेक्ट बात है बेटा। तो बेटा यहां से अपन को पता है
आर और जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे जेड बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आर डिक्रीज होता जाएगा, मतलब जिसका जेड कम है उसका आर सबसे ज्यादा होगा। बोलो बेटा सही बात है क्या? ये बात समझ में आती है? तो सिंपल सा आपसे ये क्वेश्चन इसने पूछा था, तो यहां पे बेटा ये रिलेशन आएगा, तो आपका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। एन सेम है तो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको फॉर्मूले से पता होना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 35। आपको बेटा क्वेश्चन 35 में बोल रहा है कोई ऑर्बिट है, पता नहीं है मुझे कौन सी है, एन ऑर्बिट मान के चल रहा हूं, उसमें एनर्जी है 313.6 एन स्क्वायर। डन बेटा, ये दी है हमको, और यहां पे हमारे को बेटा ये बता दिया है, क्या बता रहा है साथ में देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू भी बता दी है, क्या है यहां पे जो ई की वैल्यू है वो बताई है हमारे को, -34.84 है। तब आपको बताना है बेटा एन क्या होगा। बेटा ये ई का फॉर्मूला है, मेरे को पता नहीं है कौन सी ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 रखोगे तो फर्स्ट के लिए आएगा, सेकंड रखोगे तो सेकंड के लिए उसके करस्पॉन्डिंग चलेगा। मेरे को यहां पे बोला है कोई ऑर्बिट है, कोई कक्षा है, मुझे नहीं पता कौन सी है, उसके लिए एनर्जी ये है, तो आपको बताना है वो कौन सी ऑर्बिट कौन सी कक्षा है। तो मैं सिंपल सा एनर्जी की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, मैं ये बोल सकता हूं -34.84 इज इक्वल टू -313.6 अपॉन एन स्क्वायर। ये एनर्जी मैंने यहां पुट कर दी, तो मैंने बात कर ली कि जिस ऑर्बिट में है वो एन सॉल्व होके आएगा, माइनस से माइनस जाएगा, तो एन स्क्वायर आपका आएगा 313.6 अपॉन 34.84। जैसे बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बेटा 9 आएगा, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो वर्गमूल लोगे स्क्वायर रूट लोगे तो एन 3 आएगा। मतलब ये थर्ड शेल तृतीय कोश की ऊर्जा का मान अपन को दे रखा है, तो यहाँ पे एन थर्ड है, मतलब थर्ड कोश थर्ड ऑर्बिट की अपन बात कर रहे थे, तो 35 का सेकंड ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात बेटा? चलें आगे। इसके बाद क्वेश्चन 36 बेटा, 36 आपके एनर्जी से रिलेटेड बात कर रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -z² अपॉन n स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? डन। यहां पे बेटा अपन को बोला है हाइड्रोजन के nth शेल में एनर्जी En है, तो हीलियम के nth शेल में एनर्जी क्या होगी? n सेम कर रखा है, E बेटा z² के प्रोपोर्शनल होगा जब आपका n सेम होगा। समझ में आ गई बात? तो बेटा मैं ये बोल सकता हूं, अपन बात कर रहे हैं E हाइड्रोजन अपॉन E हीलियम, यही बात की है, हाइड्रोजन हीलियम प्लस, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का स्क्वायर, हीलियम प्लस का एटॉमिक नंबर 2 का स्क्वायर, तो 1/4 आ गया। हाइड्रोजन के लिए nth शेल में जो एनर्जी दी है बेटा वो En दी है, हीलियम प्लस की मुझे निकालनी है, ये 1/4 है, तो यहां से E हीलियम प्लस की जो आएगी वो 4En आएगी। समझ में आती है क्या बात बेटा? ये आपका आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 4En आना चाहिए क्वेश्चन 36 का। समझ में आ गई बात बेटा? चलूं आगे। तो क्वेश्चन 36 से आगे की बात करते हैं। तो बेटा 1 बाय 1 मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है बेटा। यदि आप बस ये क्वेश्चन देख के खुद सॉल्व नहीं करोगे तो बेटा फिर आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में करना क्या है, इसलिए बेटा क्वेश्चन की प्रैक्टिस साथ के साथ करते चले। बेटा आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन 36 के बाद बेटा क्वेश्चन 37 अच्छा क्वेश्चन है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है क्वेश्चन 37, एक बार देखते चलिएगा। आपको क्वेश्चन 37 बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, द्वितीय तथा तृतीय कोश के मध्य हाइड्रोजन परमाणु में क्या दूरी होगी। तो बेटा इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखें, इसका डायग्राम देखें। ये तो अपना न्यूक्लियस हो गया, ये बेटा आपका n इज इक्वल टू 1, ये 2, ये 3। आपने इससे ये पूछा है सेकंड और थर्ड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो बेटा एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियस से थर्ड शेल की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसे R3 बोलते हैं। न्यूक्लियस से सेकंड शेल की जो डिस्टेंस है उसे R2 बोलते हैं। तो बेटा ये इतनी डिस्टेंस क्या हुई, आप डायग्राम से देखोगे तो आपको पता लग गई, ये R3 माइनस R2 पूछ रहा है। समझ में आ गई बात। थर्ड और सेकंड शेल के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तृतीय कोश और सेकंड कोश के मध्य की दूरी पूछ रहा है, इसका मतलब R3 माइनस R2 पूछ रहा है। नाभिक न्यूक्लियस से इधर तक की डिस्टेंस R3 है, न्यूक्लियस से इधर तक की डिस्टेंस R2 है, तो डिफरेंस कितना रहा, R3 माइनस R2 रहा। बेटा इसके लिए यदि अपन इसको सॉल्व करके देखें कैलकुलेशन वगैरह कैसे होगी, तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो बेटा आपको एक तो ये पता है R क्या होता है आपका n² अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। डन। बिकॉज जेड सेम है, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, तो R हमारे को क्या होगा देख लेते हैं, R3 माइनस R2। तो बेटा R3 क्या हो जाएगा आपका n3 का स्क्वायर n2 का स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, ये और ये कॉमन चल रहा है, तो ये हो गया 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग अपॉन जेड। तो बेटा अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें। तो बेटा यहां से अपन को पता लगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन के लिए जेड 1 हो जाएगा, 9 माइनस 4 5, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। बोलो बेटा सही बात है क्या। और बेटा इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये इधर आया, तो बेटा ये 2.645 आर्मस्ट्रॉन्ग आएगा। तो इसका मतलब बेटा आपके पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, दोनों हो सकता है। तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि किसकी बात ये कर रहा है। समझ में आती है क्या बात बेटा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 38 बोलता है रेशियो ऑफ 2 बोर ऑर्बिट रेडियस फॉर हाइड्रोजन एटम इज 4:1, देन नॉमिनेशन ऑफ 2 ऑर्बिट इज। इसने बोला है हाइड्रोजन परमाणु के लिए 2 बोर कक्षाओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 4:1 है। मेरे को पता नहीं है कौन सी बोर कक्षाएं हैं, तब उनका नामकरण क्या होगा। तो बेटा एक तो आप याद रखिएगा, जो अपन हाइड्रोजन एटम में बात करते हैं तो अपन n फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो ऑर्बिट्स बोलते हैं इनको बेटा अपन ये भी बोल सकते हैं, या तो 1 2 3 4 बोलो, जो न्यूक्लियस के पास में है, सबसे पास में वो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे इंफिनिटी तक जाएगा। या बेटा इनको जनरली k, n, m, n ऐसे भी करके बोलते हैं। डन। हमारे को बेटा इसने बोला है 2 ऑर्बिट है, पता नहीं कौन कौन सी ऑर्बिट है, उनके लिए जो रेशियो आ रहा है वो 4:1 आ रहा है, ये हमको दिया है। समझ में आ गई बात। हाइड्रोजन एटम में 2 बोर ऑर्बिट का रेशियो 4:1 आ रहा है, तो कौन सी ऑर्बिट होगी आपको चेक करना है। बिकॉज हाइड्रोजन एटम की बात की है, रेडियस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू n² अपॉन जेड इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है, जेड सेम हो गया, तो मैं बोल सकता हूं R n² के प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गई बात। तो अब बेटा आपको इसको चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि बेटा इसमें अपन को फोर्थ ऑप्शन बोथ दिया हुआ है, तो इस केस में आपको सेकंड और थर्ड दोनों को चेक करना पड़ सकता है। तो बेटा अपन यहां पे ऑप्शन चेक वाला फॉर्मूला लगाते हैं, इससे देखते हैं, देखिए क्या आएगा। ऑप्शन चेक के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, K एंड L मान के चले अपन। तो K एंड L मान के चले तो K का मतलब तो N हो गया आपका 1, L का मतलब हो गया 2। तो अपन बेटा यहाँ पे बोल दें R2 अपॉन R1, तो बेटा 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 4:1। ये आएगा क्या बेटा, सॉरी KL, तो ऊपर के नीचे L ऐसे आएगा भाई। इस चीज का ध्यान रखें, जो ऑर्डर दिया हुआ है उसी ऑर्डर की बात करेंगे। पहले K दिया हुआ है, फिर L दिया हुआ है,
तो 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, क्योंकि r n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये आपको पता है, ये अभी अपन यहाँ पे देख के आए। डन। ये कब है? जब आपका z सेम है। तो यहां से बेटा अपने पास आएगा 1/4 और हमको चाहिए क्या था? 4/1, तो मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन पे आ जाओ, L एंड K, ऑर्डर का ध्यान रखिए, क्या बोला है? L एंड K, तो n L के लिए 2, K के लिए 1, तो RL अपॉन RK 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 4/1, तो बेटा ये करेक्ट है। अब ये नहीं ये देखते ही आंसर लगा दिया, बोथ दे रखा है तो थर्ड भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन जल्दीबाजी में ये गलती कर देते हैं। डन। थर्ड ऑप्शन की बात करूं बेटा, थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है आपको? N एंड L, तो बेटा यहां पे अपन चेक करें तो N के लिए N होगा 4 और L के लिए होगा 2, तो अपन ये बोलेंगे RN अपॉन RL, तो 4 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर, तो 16/4, तो 4/1, ये भी 4/1 आ गया, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब बेटा इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, सेकंड एंड थर्ड बोथ। समझ में आ गई बात? तो जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में आप वैल्यूज रख के चेक करोगे। तो आपका क्वेश्चन 38 का बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 39 की बात करते हैं। 39 भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पता चलेगा। 39 में बोल रहा है जब हम K से N शेल पे जा रहे हैं, मतलब K से N शेल पे जा रहे हैं, फर्स्ट से फोर्थ शेल पे जा रहे हैं, फर्स्ट से फोर्थ कक्षा में जा रहे हैं हाइड्रोजन परमाणु में, तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनमें क्या रिलेशन होगा, इसकी बात की है। बेटा याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सब के फॉर्मूलाज की बात करें तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, क्या? ये आपका एटम है, ये n = 1 2 3 4 है, या अपन बोल दे K L M N अप टू इनफाइनाइट है। यहां पे एनर्जी दी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पे एनर्जी है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इंफिनिटी पे गए तो एनर्जी इंफिनिटी पे हो गई 0। तो मतलब जब हम फर्स्ट से फोर्थ शेल पे जाए, मतलब आगे जा रहे हैं, या बोले हम K से L पे जा रहे हैं, तो बेटा क्या हो रहा है? टोटल एनर्जी जो है आपकी, एनर्जी जो है आपकी वो इंक्रीज हो रही है। बोलो सही बात है? और आप याद रखना, एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में माइनस का डिफरेंस होता है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी फिर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। ऐसा क्यों होगा तो समझ लीजिएगा बेटा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, टोटल एनर्जी जो होती है आपकी वो होती है आपकी -12 Ze²/r, और जबकि काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपकी +12 Ze²/r होती है। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होती है। समझ में आ गई बात? तो यहां पे एनर्जी इंक्रीज होगी, टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि दोनों में माइनस का डिफरेंस है। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपके पास बेटा क्वेश्चन 39 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, टोटल एनर्जी डिक्रीजेस। अब एक बार थोड़ा सा बोर्ड रफ कर देते हैं और फिर आगे की बात करते हैं अपन। तो बेटा आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन अब इसमें। बेटा क्वेश्चन 39 हो गया था, क्वेश्चन 40 की बात कर रहा हूं। 40 बोल रहा है बोर मॉडल एक्सप्लेन। बोर मॉडल किसको परिभाषित करता है, किसको समझाता है? फर्स्ट ऑप्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को। बेटा वो बोर मॉडल नहीं समझाता, वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझाता है, तो ये नहीं होगा।
सेकंड ऑप्शन बोल रहा है स्पेक्ट्रम ऑफ एटम एंड आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर मॉडल में ये आपने देखा भी होगा, बोर मॉडल की एक कमी भी थी कि ड्रॉबैक भी था कि ये ओनली एंड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड था। तो इसलिए बेटा इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बोर मॉडल चाहे कोई एटम हो चाहे आयन हो, वो 1 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए ही बात करेगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गई बात। ये बोर मॉडल के अपने ड्रॉबैक भी देखा था, इट इज वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बोर मॉडल की कमी क्या थी कि ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले पर ही लागू होता था। बेटा क्वेश्चन 41 की बात करते हैं। 41 क्या बोल रहा है देखिएगा। 41 बोल रहा है बेटा आपको रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम j of an electron situated in n orbit of hydrogen and radius r of that orbital is। ये बोल रहा है कोणीय संवेग j और कोश हाइड्रोजन का कोश n और त्रिज्या r के बीच में संबंध क्या होगा। तो बेटा बोर मॉडल जब आपने पढ़ा होगा तो वहां पे बोर मॉडल में आपने एक पोस्टुलेट पढ़ा होगा, एक इसकी अवधारणा पढ़ी होगी कि इसका एंगुलर मोमेंटम mvr जो होता है वो nh/2π के इक्वल होता है। याद आ गया। बोर मॉडल में पोस्टुलेट होता है कि इलेक्ट्रॉन जब खुद के स्टेशनरी ऑर्बिट में मूव करता है, फिक्स ऑर्बिट में मूव करता है तो एनर्जी लॉस नहीं करता, ऊपर या नीचे जाता है तो एनर्जी का लॉस करता है। तो उसी की बात कर रहे हैं। वहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है nh/2π। ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है जिसे जे बोला है। जे और एन में रिलेशन देखें तो यहां से हमको पता लग गया जे एन के प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। एक चीज आपको पता है बेटा, आर जो होती है रेडियस त्रिज्या वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एन क्या आ गया, रूट आर के प्रोपोर्शनल। एन रूट आर के प्रोपोर्शनल है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूं तो जे आपका रूट एन के, जे आपका रूट आर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो इसका बेटा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जे आपका रूट आर के प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गई बात बेटा। चलो आगे। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन 41 था जिसका ऑप्शन 4 करेक्ट होना चाहिए। क्वेश्चन 42 की बात करूं, अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन। बोर अवधारणा के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न में से कौन सी क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटीकृत है। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम होती है, हमने पढ़ा था बोर मॉडल में। तो एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग होगी, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बेटा चाहे अपन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन मतलब वेग त्वरण की बात करें, ये बेटा क्वांटीकृत नहीं होती, क्वांटाइज्ड नहीं होती है। बेटा इसके बाद क्वेश्चन 43 इंपॉर्टेंट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज बोर थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल। आपको बता रखा है बोर थ्योरी कहां पे एप्लीकेबल नहीं होती है, जहां पे 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं होती है, क्योंकि हमें पता है बोर थ्योरी केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही वैलिड होती है। तो बेटा चारों ऑप्शन में देखो, फर्स्ट ऑप्शन Be+3, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ही आएगा क्योंकि Be पे 4 इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल में, +3 आ गया, 3 दे दिए तो 1 बचा। सेकंड Li+2 यहाँ भी वैलिड है। थर्ड हीलियम+2, बेटा हीलियम+2, बेटा हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों डोनेट कर देगा 0, तो 0 के लिए तो वैलिड होगा ही नहीं। बेटा फोर्थ हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन है, सही बात है। तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आएगा। थर्ड ऑप्शन पे बोर थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी, नहीं लगेगी, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में हीलियम+2 में 0 इलेक्ट्रॉन है और जबकि बोर के लिए हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होनी चाहिए। तो 43 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ गई बात बेटा। चलो आगे। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 44 पे बात करते हैं। 44 क्या बोल रहा है देखते जाइएगा। 44 बोल रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक जंप इन अ हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। बेटा एक तो याद रखिएगा, जब हम जैसे इसके लिए बात करें, यह हमारा डायग्राम होता है n = 1 2 3 4। तो बेटा जब आपका इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाता है, कहीं भी जा रहा है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये एनर्जी को एक्वायर करेगा, इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये एनर्जी रिलीज करता है, ये ध्यान रखना। ये बेटा अपना वाला कॉन्सेप्ट होता है, जब अपन सीढ़ियों में स्टेयर्स में चढ़ते हैं तो ज्यादा थकते हैं,
जब उतरते हैं तो जल्दी आ जाते हैं। तो थकते हैं इसलिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, नीचे आते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आ रही है क्या बात? तो पहली बात तो इसने क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक जंप इन हाइड्रोजन एटम विल रिक्वायर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कहां है, जब नीचे से ऊपर जाए। तो इसमें भी बेटा ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन से अपन को पता लगेगा क्या ऑप्शन बोले। जब 1 से 2 में जाए, जब 2 से 3 में जाए, जब इंफिनिटी से 1 में जाए, जब 3 से 5 में जाए। तो बेटा एक चीज समझिएगा, पहली बात तो आप इसका ये वाला ऑप्शन हटा दो, क्योंकि जब इंफिनिटी से 1 में आएगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, तब तो एनर्जी रिलीज करेगा, और हमें रिक्वायर्ड एनर्जी पूछिए, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। बेटा इनके डिफरेंस मैंने आपको बता रखे हैं, ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये इतना होता है, ये इतना होता है। और इनके बेटा डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस बेटा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये डिफरेंस बेटा कम हो जाता है, जितना भी होगा आप देख लीजिएगा, 1.85 समथिंग इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आएगा ये डिफरेंस। तो बेटा आप डिफरेंस देखते जाइएगा, जहां डिफरेंस आपको पता लग जाए तो हमेशा याद रखना सबसे ज्यादा डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट में होता है। पूरे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में याद रखना, न्यूक्लियस के जो पास में 2 ऑर्बिट है, 2 कोश है, फर्स्ट और सेकंड, उनमें एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बाकी के। इसमें बेटा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है, आगे देखोगे और कम हो जाएगा, आगे देखोगे और कम हो जाएगा। तो इन सबको मिला भी लो तो भी डिफरेंस इतना नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस एनर्जी का कहां होगा, 1 और 2 में, तो ये करेक्ट होगा। ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। आप बोलोगे सर यहां तो 3 से 5, 3 से 4, 4 से 5 2 है, 2 एनर्जी डिफरेंस, तो भी बेटा वो बहुत कम होते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इनमें होता है, फिर एनर्जी डिफरेंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है। समझ में आ रही है बात? ऊर्जा अंतर सबसे ज्यादा इन 2 में होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकियों में बहुत कम हो जाएगा। इनको हटा दो तो बाकियों को सबको जोड़ भी लोगे ना, आप ऐड कर दोगे तो भी 10.2 के इक्वल नहीं आएगा। तो जब भी ऊर्जा अंतराल एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट सेकंड में सबसे ज्यादा होगा। और याद रखिएगा, जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और ऊपर से नीचे आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। डन बेटा। इसके बाद बेटा मैं आपसे बात कर रहा हूं क्वेश्चन 45 की। क्वेश्चन 45 क्या बोलता है देखते जाइएगा। आपको बोल रहा है द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैव मिनिमम वेवलेंथ। बेटा याद रखना, तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा, एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स का रिलेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। बेटा हमारे को यहां पे बात करें, 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए? 3 से 2 में जाओ, 4 से 3 में जाओ, 5 से 4 में जाओ, सेम है सब में, ये बताओ। तो आपको ये पूछा है इनमें से कौन से संक्रमण में, कौन से ट्रांजिशन में मिनिमम वेवलेंथ है। तो बेटा वेवलेंथ मिनिमम चाहिए तो एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, और एनर्जी मैक्सिमम कहां पे होगी? तो आपको मैंने बताया है कि जो एनर्जी डिफरेंस है धीरे धीरे आगे जाने पर कम होता जाता है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस इधर है। एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा परिवर्तन सबसे ज्यादा यहां पे है, तो लैम्डा सबसे कम यहां पे होगा। तो इसका बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। आप बोलोगे सर अभी तो आपने बोला था एनर्जी डिफरेंस फर्स्ट सेकंड में सबसे ज्यादा होता है, तो मूर्खों फर्स्ट सेकंड तो यहां दिया ही नहीं है ना, तो फिर क्या करोगे? समझ में आ गई बात? तो एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा अंतराल नाभिक से दूर जाने पर कम होता जाता है, जबकि ऊर्जा बढ़ती जाती है। एनर्जी डिफरेंस न्यूक्लियस से आगे जाने पर कम होता जाता है, जबकि एनर्जी बढ़ती जाती है और इंफिनिटी पे मैक्सिमम हो जाती है 0 के इक्वल। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन 46 की बात कर रहे हैं। 46 क्या बोल रहा है देखिएगा बेटा, फिर से यही बात कर रहा है कि हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में यदि माइनस इतनी है तो बाकी स्टेट्स में क्या होगी? तो वो इतनी 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 होगी। आपको पता है फोर्थ ऑप्शन गलत है, -3.2 नहीं होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब इसने यही पूछा है। फोर्थ ऑप्शन इम्पॉसिबल एनर्जी किसमें? इम्पॉसिबल पूछा है, पॉसिबल नहीं पूछा, इस चीज का याद रखें। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है, 3.2 नहीं हो सकता, 3.4 होता है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। 47 क्या बोल रहा है एक बार देख लीजिएगा। 47 बोल रहा है हाइड्रोजन एटम में
एनर्जी डिफरेंस सेकंड और थर्ड के बीच में ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? आयनाइजेशन एनर्जी आईपी की बात करें तो वहां पे एक चीज याद रखना, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो -E1 होता है। मतलब फर्स्ट कोश में जो ऊर्जा होती है, फर्स्ट शेल में जो एनर्जी होती है उसका माइनस होता है। समझ में आ गई बात बेटा? तो आपको बोल रहा है, देखो अब अपन इसके लिए बात करें तो जब सेकंड और थर्ड में एनर्जी डिफरेंस 1.89 था, इसी डायग्राम को यूज कर रहा हूं, सेकंड और थर्ड में एनर्जी डिफरेंस कितना होता है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने बोला जब 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफरेंस था तब आईपी होती थी, तब आईपी जब होती थी देन आईपी होती थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही बात है? जब एनर्जी डिफरेंस इतना था तब आईपी होती थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि फर्स्ट शेल में कितनी है आईपी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो आईपी क्या हो जाएगी? E1 का प्लस, मतलब E1 के आगे माइनस लगा दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इतना डिफरेंस था तो आईपी इतना हुआ करता था। आज ये बोल रहा है डिफरेंस आप ई वोल्ट मान के चलो तो आईपी क्या होगी? तो आप बोलोगे 13.6 अपॉन 1.89 इंटू ई। और जैसे ही बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद बेटा ये आएगा 7.2 ई। ये आपका आंसर। सिंपल जो बचपन में चूंकि इसलिए हेंस देंस वाले क्वेश्चन करते थे ना, वो है कि इतना डिफरेंस था तो आईपी इतनी थी, आज डिफरेंस इतना हो गया तो आईपी कितनी होगी? आईपी मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब फर्स्ट शेल में जो एनर्जी है उसका माइनस ले लो तो आईपी आ जाएगा। आईपी का मतलब आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी। क्या डेफिनेशन होती है? इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से इनफाइनाइट पे भेजना या एटम से बाहर निकालना है तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव कहते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? क्वेश्चन 48 फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है। क्या बोल रहा है देख लीजिएगा। क्वेश्चन 48 की बात करूं बेटा, फॉर विच ट्रांजिशन वेवलेंथ ऑफ एमिशन विल बी मैक्सिमम। तो बेटा ये याद रखना, अभी मैंने आपको बताया है यहां जाता है तो एब्जॉर्प्शन होता है और ऊपर से नीचे आता है तो एमिशन होता है। डन। और हमको पता है एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मेरे को पूछ रहा है वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए, तो वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी आपको मिनिमम चाहिए। वेवलेंथ आपको मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी आपको क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 2 से 1, सेकंड ऑप्शन दिया है 6 से 2, थर्ड ऑप्शन दिया है 1 से 2, फोर्थ ऑप्शन दिया है 2 से 6। तो बेटा ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग होंगे, क्योंकि ये 1 से 2, 2 से 6 नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्प्शन होगा, एमिशन नहीं होगा। और यहां बेटा एमिशन की बात की है तो ये दो ऑप्शन तो डायरेक्ट गलत कर दिए, क्योंकि एमिशन की बात की है तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एमिशन इनमें हुआ है, इनमें तो एब्जॉर्प्शन हुआ है। अब मेरे को मैक्सिमम वेवलेंथ एमिशन चाहिए या मिनिमम एनर्जी चाहिए, तो मेरे को पता है एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम होगा। मैंने बोल रखा है आपको कि इन दो का एनर्जी डिफरेंस जो है वो इतना ज्यादा है कि बाकी सबको आप ऐड भी कर दोगे तो भी ज्यादा रहेगा। तो बेटा इसका एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम होगी, इधर एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, एमिशन ज्यादा आएगा। तो आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ये रॉन्ग हो गया। समझ में आ गई बात बेटा? तो याद रखें न्यूक्लियस से आगे जाने पर एनर्जी तो इंक्रीज होती है, एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता है। और सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस ऊर्जा अंतराल फर्स्ट सेकंड शेल में होता है, इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन 49 क्या बोलता है देखिएगा। आपको बोल रहा है हाइड्रोजन एटम में एनर्जी दी हुई है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। बेटा En दिया है आपको माइनस, तो बेटा n इज इक्वल टू 1 रखो तो क्या आएगा E1 इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे इतना आएगा। और IE या IP अभी अपन बात करके आए हैं आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव जो होती है वो -E1 होती है। तो बेटा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1311.8 आंसर आएगा। तो बेटा इसका आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात बेटा?
तो ये अपन ने क्वेश्चन 49 तक देख लिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 50 वाला, फिर अपन आगे बात करेंगे। तो क्वेश्चन 50 क्या बोल रहा है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन 50 बोल रहा है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज x किलोजूल। आयनन ऊर्जा दी है हाइड्रोजन परमाणु के लिए x। बेटा ये है, हमको पता है IE ये माइनस E1 होता है, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं E1 आपकी माइनस x हो गई। सही बात है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी और E1 में माइनस का डिफरेंस होता है, वैल्यू सेम रहती है। ओके बेटा, अब बेटा अपन इधर आगे बात करें। इलेक्ट्रॉन को मुझे सेकंड से थर्ड शेल में एक्साइटेड कराना है, तो एनर्जी कितनी होगी? तो बेटा मेरे को ये पता है E जो होता है n² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, Z सेम हो तो। सही बात है बेटा। तो बेटा मैं यहां से E2 निकाल लूं, तो E2 अपॉन E1, 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, E2 निकालना है, E1 x है 1/4, E2 कितना आया x/4 आ जाएगा। ऐसे ही मैं E3 निकाल लूं, ये मैंने E2 की कैलकुलेशन की है। अब मैं बेटा E3 की कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं, तो E3 अपॉन E1, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, E3 अपॉन E1 कितना है x, ये 1/9 आ गया। तो यहां से बेटा E3 देखा तो x अपॉन 9 आ गया। सही बात है क्या बेटा? सॉरी माइनस चल रहा है भाई, ये आ गया। तो बेटा मेरे को सेकंड से थर्ड में भेजना है, तो कितना एनर्जी चाहिए? E3 माइनस E2। तो मैंने बोला E3 माइनस E2 कितना आएगा? -x/9 -x/4, यही होगा बेटा। इसको जैसे ही अपन ने सॉल्व किया तो कितना आएगा? x/4 माइनस x/9, ये 36, 5x/36। तो बेटा आपका इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। बेटा एक बार ध्यान से समझ लीजिए बात क्या बोली है मैंने आपको बेटा बोला है कि आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो पहले आपने E1 में निकाल ली -xi, E1 से E2 में निकाल ली, ये रिलेशन होता है Z से में, फिर E3 में निकाल ली। सेकंड से थर्ड में भेजना है तो कितनी एनर्जी होगी? थर्ड माइनस सेकंड, तो थर्ड माइनस सेकंड करके सॉल्व कर लिया। समझ में आती है बात बेटा? तो ये सारी बातें बेटा जो अपन ने की है वो किससे रिलेटेड बातें की है बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉड्यूल सॉल्यूशन में स्टेज 1 में क्वेश्चन 50 तक अपन बात कर चुके हैं। डन। तो बेटा अब आगे के और क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो बेटा नेक्स्ट 1 से 50 तक क्वेश्चंस को आप रफ कॉपी में सॉल्व करके देखें एक बार, और आगे वाले क्वेश्चंस को आपकी साइड से ट्राई करें, क्योंकि आप पहले ट्राई कर लोगे तो फिर अपन को सॉल्यूशन करने में, डिस्कस करने में मजा आए। समझ में आ गई बात बेटा? तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी का बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 51 से आगे के क्वेश्चन बात करेंगे। अराउंड अपन एक लेक्चर में 25-30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अराउंड करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन वगैरह भी होती है। तो आप बेटा उतना एक बार करके रखें, वो सारी बातें बेटा अपन चेक करें। समझ में आती है बात बेटा? तो आराम से क्वेश्चन करें, जो ये तरीका बताया, ये चीजें बताई हैं, साथ साथ बेटा मैं आपको कुछ ट्रिक्स, कुछ हिंट, कुछ अच्छी चीजें बताता हूं, जैसे एनर्जी डिफरेंस डिक्रीज होता है, एनर्जी इंक्रीज होती है, फर्स्ट सेकंड में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, चाहे सबको ऐड कर दो। तो इन सब बातों को बेटा आप याद रखें, क्योंकि ये बेटा आपके आगे हेल्प करेंगे जब भी आप क्वेश्चन करोगे। और साथ साथ थ्योरी बेटा जरूर पढ़ लें, क्योंकि थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो क्वेश्चन में मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेज 1 के क्वेश्चन 1 से 50 तक हो गए हैं। बाकी आगे 51 से क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। कैलकुलेशन फिर से वही बात, खुद करना है, कैलकुलेटर से नहीं करना है, नहीं तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी की बातचीत अपन कब करेंगे बेटा? नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।